मेरी शादी का ये दूसरा दिन था और मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि मुँह दिखाई में मुझे मेरी सास और मेरे पति ने एक पतली सी चैन दी थी, जिसके बारे में मुझे पक्का यकीन था कि ये नकली ही होगी, क्योंकि इन लोगों की इतनी औकात नहीं थी कि सोने की चैन लेती। मैं सोच रही थी, जब मेरी सहेलियाँ मुझसे मुँह दिखाई के बारे में पूछेंगी तो भला मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी, क्योंकि मैंने तो शुरू से ही बड़े बोल बोल रखे थे कि मैं तो किसी ऐसे घर में शादी करके जाऊंगी जहां पर गाड़ियां होंगी, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, बड़ा सा आलीशान घर होगा। मगर मुझे क्या मालूम था कि मेरी किस्मत मुझे इस टूटे फूटे से 2 कमरे के घर में लाकर फेंकेगी। मेरी जैसी खूबसूरत पत्नी पति को मिल गई थी, उसका तो खुशी के मारे कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन मैं इस शादी को लेकर ज़्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि मेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। मुझे तो किसी महल की रानी बनना था, ना कि इस छोटे से घर की नौकरानी। इसलिए शादी की दूसरी सुबह ही मेरा मिजाज और मेरा मूड बहुत ख़राब था और मैं सोच रही थी कि अब क्या करूं। मेरी सारी ज़िंदगी सिसकते हुए ही गुजरेगी। अभी मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ और मुझसे कि जल्दी करो, अपना और मेरा सामान पैक करो, हम हनीमून पर जा रहे हैं। उनकी ये बात मुझे एक मजाक लगी और मैं हंसते हुए बोली, ये हनीमून वाले चोचले तो अमीरों के होते हैं, ये गरीबों की बस की बात नहीं। मैंने कहा कि आप सुबह सुबह ही मजाक कर रहे हैं। वह कहने लगे कि कुछ ही देर में हमें मनाली के लिए रवाना होना है, तुम जल्दी से अपने कुछ कपड़े बैग में रख लो, मेरा तो बैग वैसे ही तैयार है। उनकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई कि वह क्या सच था जो मेरे कानों ने अभी अभी सुना है। क्या हम वाकई हनीमून के लिए मनाली जा रहे थे? और मेरे पति के यूं कहने का क्या मतलब था कि इनका बैग तो तैयार ही रहता है? यानी कि इसका मतलब यही था कि वो पहले भी मनाली जाता रहता है। मैंने देखा तो उसने अलमारी से अपना बैग निकाला, जिसमें उसके पहले से ही 2-4 जोड़ी कपड़े पड़े हुए थे और उसका आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ उसी के अंदर था। मैंने कहा कि मेरा आईडी कार्ड मम्मी के घर है, तो मेरा पति कहने लगा कि इसकी फिक्र ना करो, मैंने पहले से सारा इंतजाम कर रखा है, बस तुम जल्दी से तैयारी करो। वो मुझे यूं कहता हुआ बाहर चला गया। मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने जल्दी जल्दी एक बैग में कुछ कपड़े और कुछ ज़रूरी चीज़ें रखी और हम दोनों बस स्टॉप की तरफ चले गए। मनाली जाकर मुझे यकीन आया कि मैं ख्वाबों की ज़मीन पर आ चुकी हूँ। लेकिन मैं हैरान थी कि जितने गरीब घर में मेरी शादी हुई है, तो हम यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। यहाँ पर आने के लिए तो हज़ारों रुपए की ज़रूरत होती है। इतने पैसे इन लोगों के पास कहाँ से आए? मेरे पति ने महंगे होटल में कमरा बुक करवाया था और हम लोग सारा दिन घूमते फिरते और शॉपिंग करते रहते थे। इस बीच मैंने कई बार उनसे पूछने की कोशिश की कि यहाँ पर आने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए, तो वो हर बार मेरी बात टाल जाता और कहता कि तुम आम खाओ, गुठलियाँ क्यों गिन रही हो, मैं तुम्हें यहाँ पर मज़े करवाने लाया हूँ और तुम वही करो। फिर मैंने भी पूछना मुनासिब ना समझा और मैंने ज़्यादा जोर नहीं दिया। मेरे पति ने मुझे महंगे कपड़े और जूते दिलवाए, यहाँ तक कि उसने कुछ ही दिनों में मेरी शॉपिंग पर लाखों का खर्च। मेरा हुलिया काफ़ी बदल गया था। मैंने वैसा ही हुलिया बना लिया था जिसको बनाने की मैं बरसों से ख्वाहिश रखती थी, मगर पहले गरीबी और दूसरा अपने घर के माहौल की वजह से मैं कभी ऐसी ड्रेसिंग नहीं कर पाई। अब तो मैं अपने सारे अरमान यहाँ पर आकर पूरे कर रही थी। मैंने पैंट शर्ट पहनना शुरू कर दिया था और गले में छोटा सा मफलर, आँखों में मेकअप और बालों के हेयर स्टाइल के साथ साथ ऊंची एड़ी वाले जूते। मुझे अगर कोई देख लेता तो शायद पहचान नहीं पाता कि मैं वही गरीब लड़की हूँ। शुरू शुरू में मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे पति को मेरे ऐसे होने पर ऐतराज़ होगा, मगर उसने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा था, बल्कि उल्टा मेरी तारीफ़ की थी। मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो खुले मिजाज के हैं, उन्हें ऐसी छोटी छोटी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अपने पति पर गर्व होता। मैं कहती कि अच्छा हुआ मेरी शादी इनसे हो गई, वरना कोई और होता तो कभी मुझे इतनी ऐश नहीं करवा सकता था। मगर इस बात से मुझे हैरानी ज़रूर थी कि इनके पास इतने पैसे कहाँ से आए थे।
मगर मैंने इस सवाल को पूछना ज़रूरी नहीं समझा। मेरी शादी अनजान लोगों में हुई थी। हम लोग इन्हें शादी से पहले नहीं जानते थे। मैं अपने घर में सबसे बड़ी बेटी थी। मैंने मम्मी को साफ मना कर दिया था कि मैं अपने रिश्तेदारों में ब्याह कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं जानती थी कि सारे रिश्तेदार हमारी तरह के गरीब और मिडिल क्लास के लोग थे, और मैं एक गरीबी से निकलकर दूसरी गरीबी में हरगिज नहीं जाना चाहती थी। आप सोच रहे होंगे कि अगर मेरी ख्वाहिश किसी अमीर घराने की बहू बनने की थी तो मैंने गरीब घर में शादी कैसे कर ली। हुआ कुछ यूँ था कि मैंने अपने घर वालों को अपनी एक दोस्त के कजिन से मिलाया था, जो काफ़ी अमीर था और मुझसे शादी करना चाहता था। मेरे घर वाले तैयार नहीं थे, मगर मैंने जिद करके उन्हें मना ही लिया कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उसी अमीर लड़के से। मगर ऐन बारात वाले दिन वो दूल्हा बनकर मुझे ब्याहने नहीं आया। मेरी और मेरे घर वालों की बहुत बेइज्जती हुई और हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। मगर फिर ना जाने कैसे मेरे पति के घर वालों की तरफ से मेरा रिश्ता गया और मम्मी पापा ने बगैर कुछ सोचे समझे फौरन हाँ कर दी। मैं चूंकि शर्मिंदा थी कि पहले ही मैं अपने माँ बाप को काफ़ी बेइज्जत करवा चुकी हूँ, इसलिए मैंने इस बार मना नहीं किया कि मैं गरीब घर में नहीं जाऊँगी। यहाँ मेरे पति ऐसे खर्चा कर रहे थे जैसे वो करोड़पति हों। जब अपने पति से इस बारे में पूछा तो वे कहने लगा कि तुम किसी को मत बताना कि मैं इतना अमीर हूँ। मैंने सभी को यह बताया है कि मैं बहुत गरीब हूँ, क्योंकि अमीर लोगों से उनके रिश्तेदार पैसे मांगना शुरू कर देते हैं, तो इससे अच्छा ये है कि इन्हें अपनी असलियत बताई ही न जाए। यह बात मुझे भी ठीक लगी थी। उस दिन मेरा पति मुझसे कहने लगा कि क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी बहनों की शादी भी ऐसे अमीर लोगों में हो। मैंने कहा कि हाँ, क्यों नहीं। तो वह कहने लगा कि यहाँ मनाली में मेरे कुछ दोस्त हैं, इनके घर वालों को इनके रिश्ते की तलाश है। अगर तुम कहो तो तुम्हारी बहनों के रिश्ते के लिए बात चलाऊं। मैंने कहा कि इससे अच्छी बात और क्या होगी। मैंने उसी वक्त अपने घर पर फ़ोन किया और उन्हें सारा कुछ बताया कि देखिए मैं यहाँ पर कितनी खुशियों भरी और किस तरह की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मेरी बहनें और मेरे पिता वो मुझे इस तरह मनाली में देखकर काफ़ी हैरान हुए और खुश भी। मेरे पति ने कहा था कि एक शर्त पर तुम्हारी बहनों की शादी यहाँ के लड़कों से हो सकती है, कि अगर तुम लोग अपने शहर में इस बात की चर्चा ना करो, क्योंकि अगर किसी को भी पता चल गया तो फिर वो लोग भी मुझे कहेंगे कि मैं उनकी बेटियों की भी यहाँ बुलाकर उनकी शादी करवा दूँ। मैंने पति के कहने के मुताबिक चुपचाप अपनी बहनों को यहाँ पर बुलवा लिया। उनके यहाँ पर आने के तमाम इंतजाम मेरे पति ने किए थे। जिन लड़कों से मेरे पति ने मुझे मिलवाया था वो वाकई बहुत अमीर थे और यहाँ के रईस फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। मैं तो अपनी बहनों के लिए बहुत खुश थी कि वो भी यहाँ पर आकर रहने लग जाएंगी। 2 दिनों के बाद उनका सादगी से विवाह कर दिया गया और वो दोनों अपने अपने पति के संग विदा हो गई। हम अभी तक उसी होटल में रहते थे और मैनेजर हम दोनों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रख रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा पति यहाँ का रेगुलर कस्टमर है, इसीलिए वो मेरे पति से बहुत अच्छे से पेश आ रहा था। मेरे पति ने मुझसे कहा कि कुछ दिनों से उसे बहुत ज़्यादा काम है, लिहाजा मैं होटल में ही रहूं। वो सुबह का गया, रात को वापस आता था। मैंने नोट किया कि जब भी मैं अकेली होती हूँ तो वो मैनेजर मुझे अजीब सी नज़रों से घूरता रहता है। मुझे उसकी नज़रें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन मैं सोच रही थी कि मैं बाहर जाकर थोड़ा सा घूम फिर आऊं, क्योंकि कमरे में मैं बोर हो रही थी। जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर निकली कि मेरा सामना मैनेजर से हो गया, जो मुझे देखते ही मुस्कुराया और मेरे करीब आ गया और कहने लगा कि मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा बताएं, लेकिन उसी वक्त ना जाने कहां से मेरा पति वापस आ गया। उन्हें देखकर वो मैनेजर घबराकर वहां से चला गया। मेरे पति ने उसे तो नहीं देखा था, मगर मुझे देखकर वो काफ़ी हैरान हुआ। मुझे कहने लगे कि तुम यहाँ पर नीचे क्या कर रही हो, तुम्हें तो कमरे में होना चाहिए था। मैंने कहा कि तुम तो सारा दिन बाहर होते हो, मैं बोर हो रही थी इसलिए सोचा कि थोड़ा मार्केट के ही चक्कर लगा लूँ। तो वो गुस्से में बोले कि मैंने तुम्हें मना किया था
कि मेरे बगैर तुम्हें यहाँ से निकलने की ज़रूरत नहीं, तो तुम क्यों बाहर निकली हो? चलो मेरे साथ कमरे में वापस चलो। मैं उसका ये अंदाज देखकर बहुत हैरान हुई। उसने मुझसे इस लहजे में कभी बात नहीं की थी। ये तो काफ़ी खुले दिमाग का बंदा था। तो फिर मेरे अकेले नीचे आने से भला उसे क्या ऐतराज़ हुआ? कुछ देर के बाद वो अपना छोटा सा बैग लेकर दोबारा बाहर चला गया, लेकिन जाने से पहले मुझे चेतावनी देना नहीं भूला कि मैं कमरे में ही रहूं। मेरे पति के जाने के कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और वही मैनेजर इजाज़त लेकर अंदर आ गया और कहने लगा कि मुझे आपसे बात करनी है। और उसने मुझसे कहा कि तुम जो काम अपने पति के लिए करती हो, भला इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा? सारे पैसे तो तुम्हारा पति ले लेता है। तुम वही काम मेरे लिए करो तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, हीरे और जेवरात में तौल दूंगा। मैंने नासमझी और उलझन से उसे देखा कि वो ये क्या बात कर रहा है। मैं क्या काम करती हूँ भला अपने पति के लिए? मेरे पति ने मुझसे यही कहा था कि उनका यहाँ पर छोटा मोटा सा कारोबार है और वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है, मनाली की चीज़ों को दूसरे शहरों में भेजता है। तो फिर वो मैनेजर किस काम की बात कर रहा था? मैं अपनी बहन को कॉल मिलाने लगी, लेकिन अजीब बात थी कि दोनों बहन कॉल नहीं उठा रही थी। मैनेजर फिर से मेरे सामने आ गया और कहने लगा कि तुमने क्या सोचा? फिर तुमने मुझे बताया नहीं कि मेरी डील मंजूर करोगी या नहीं। मैंने उससे कहा कि देखो, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हो रही है। मैं तो पति के लिए कुछ भी नहीं करती, बल्कि उसका यहाँ छोटा मोटा सा कारोबार है। मैंने तो कभी सारी ज़िंदगी में भी कभी कोई काम नहीं किया। वो मुझसे कहने लगा कि या तो तुम बहुत ही मासूम हो या फिर मुझे बेवकूफ़ बना रही हो। क्या तुम्हें सच में नहीं मालूम कि तुम्हारे पति का क्या काम धंधा है? अगर नहीं मालूम तो फिर तुम उसकी मदद कैसे कर रही हो और क्यों कर रही हो? मैं चकरा कर रह गई। फिर मैनेजर कहने लगा कि मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ, इसे देखकर तुम सब कुछ समझ जाओगी। लेकिन वो वीडियो मैं तुम्हें यहाँ नहीं दिखा सकता। यहाँ पर हर तरफ कैमरे हैं और हमारी एक एक हरकत को देखा जा रहा है। तुम ऐसा करो कि होटल की पिछली साइड पर आ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ आकर वीडियो दिखाता हूँ। मैं सारे मामले को लेकर शक में हो गई थी और मुझे लग रहा था कि जैसे कुछ तो गलत है। मुझे शायद मैनेजर की बात मानकर पिछले हिस्से में नहीं जाना चाहिए, कहीं मेरे साथ कुछ गलत न हो जाए। मगर मैं अपनी जिज्ञासा के हाथों मजबूर हो गई और यह जानना चाहती थी कि मेरे पति का ऐसा क्या काम है। मैं होटल के पिछले वाले हिस्से में चली गई। 10 मिनट के बाद वो मैनेजर भी आ गया। उसके हाथ में मोबाइल था। उसने आते ही एक वीडियो मेरे सामने कर दी और कहने लगा कि ये वीडियो देख लो, फिर तुम्हें मेरी बात समझ आ जाएगी। वो वीडियो मैंने देखा तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि उस वीडियो में मेरी बहनें नज़र आ रही थी, जिनको मैं और मेरा पति अपने साथ लेकर होटल में जा रहे थे। यह तब की बात थी जब हम इन्हें यहाँ मनाली लेकर आए थे। मैं हैरान हुई और उससे कहा कि ये वीडियो तुम्हारे पास कहाँ से आई है? वो हंसते हुए कहने लगा कि ये मत पूछो कि मेरे पास कहाँ से आई है। ये देखो कि इस वीडियो को देखकर साफ साफ लग रहा है कि तुम भी अपने पति के इस कारोबार में बराबर की शरीक हो। मैं लगभग चीख पड़ी और कहा कि कैसा कारोबार? तुम क्या बात कर रहे हो? और ये दोनों तो मेरी बहनें हैं जो इधर आई थी। मैं और मेरा पति इन्हें लेने गए थे और अपने साथ लेकर एक होटल में आ गए थे। इस वीडियो में कहाँ से कोई कारोबार नज़र आ रहा है? मेरी बात सुनकर वो एकदम चौंक गया। उसे शायद मालूम नहीं था कि वो जिन लड़कियों की वीडियो मुझे दिखा रहा था वो मेरी ही बहनें हैं। एकदम से उसने मेरे हाथ से अपना मोबाइल खींचा और भागता हुआ वहाँ से चला गया। मैं भी उलझते हुए अपने कमरे में आ गई कि आखिर ये मुझसे चाहता क्या था। मुझे तो इसकी बात समझ ही नहीं आई थी। रात को मेरे कमरे में ही खाना आ जाता था और मैं खाना खाकर सो जाती थी। आज खाना खाने के लिए जैसे ही मैंने ट्रे का ढक्कन हटाया तो एक कागज़ पर नज़र पड़ते ही मैं चौंक गई। उस कागज़ को मैंने खोल कर देखा तो उस पर एक ही बात लिखी हुई थी कि 1 घंटे के बाद यहाँ पर पुलिस का छापा पड़ेगा। अगर तुम यहाँ से नहीं भागोगी तो तुम पुलिस के हाथ आ जाओगी। मैं शॉक्ड रह गई। भला पुलिस होटल पर क्यों आएगी?
और मुझे क्यों गिरफ्तार करेगी। अभी रात के 9 बजे थे और मेरे पति की वापसी 12 बजे से पहले नहीं होनी थी। मैंने उसे कॉल करने की बहुत कोशिश की, मगर वो मेरी कॉल भी नहीं उठा रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। तभी मेरे पति हड़बड़ी में कमरे में आए और मेरा हाथ पकड़कर जल्दी जल्दी होटल से बाहर भागने लगे। मुझे चुप रहने का इशारा करते हुए गाड़ी में बैठने लगे कि अचानक हर तरफ से पुलिस के हॉर्न की आवाज़ आने लगी और पुलिस की गाड़ी ने हमारा रास्ता रोक लिया। मेरे पति पुलिस की गाड़ी को देखकर डर गया और उसके मुंह से निकला कि इनको मेरे बारे में किसने खबर दी थी। मैंने अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलते हुए कहा कि इनको मैंने तुम्हारे बारे में कॉल करके खबर दी थी और मैं बाहर आ गई। पुलिस ने उसे हथकड़ियाँ पहनाना शुरू कर दिया। मैनेजर की बातों ने मुझे शक में डाल दिया था। तभी मैंने पुलिस का सहारा लिया। जांच के बाद जो हकीकत सामने आई थी वो ये थी कि मेरा पति एक धोखेबाज शख्स था। वो लड़कियों से शादी करके फिर इन्हें यहाँ बेच देता था। इसके साथ ही लड़कियों को अलग अलग बहानों से दूसरे शहरों की लड़कियों को यहाँ मनाली में बुलवाता था। फिर इन्हें यहाँ अमीर लोगों के पास भिजवा दिया जाता था। मेरे पति ने मुझे और मेरी बहनों को बेवकूफ़ बनाकर इन्हें भी यहाँ बुलवा लिया और इनके साथ भी यही किया। मैनेजर मेरे पति के बारे में सब जानता था। उसको ये गलतफहमी थी कि मैं अपने पति के साथ मिलकर यह काम करती हूँ। मेरा पति मेरे साथ भी वही सब कुछ करने जा रहा था जो बाकियों के साथ किया था। वो तो ऐन वक्त पर मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और पुलिस को कॉल कर दिया और मैं बच गई। अपनी बहनों को भी छुड़वा लिया था। हम तीनों को वापस अपने शहर भेज दिया गया। ये सब मेरा ही कसूर था। मुझे शुरू से ही सचेत हो जाना चाहिए था, मगर मैं नज़रअंदाज करती रही और ना सिर्फ अपनी बल्कि अपनी बहनों की भी ज़िंदगी खराब की। काश मुझे अमीर बनने का लालच नहीं होता। मेरी लालच की वजह से ये दिन देखना पड़ा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।